केदारनाथ उपचुनाव की तारीखों का अभी तक ऐलान तो नहीं हुआ है, लेकिन दिन प्रतिदिन जो राजनीति है इस क्षेत्र में गर्माती जा रही है। हाल ही में मुख्यमंत्री केदारनाथ गए थे, कई घोषणाएं उन्होंने की, जिसे कांग्रेस चुनावी घोषणाएं बता रही है। वहीं बीजेपी ने भी पलटवार किया। इन तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा करेंगे। पहले गेस्ट का इंट्रोडक्शन आपसे कर देते हैं। राजेश बिजली भाजपा प्रवक्ता हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। आशीष नौटियाल जी कांग्रेस प्रवक्ता हैं। मीनाक्षी गिल्डियाल जी यूकेडी प्रवक्ता हैं और प्रेम पंचोली जी वरिष्ठ पत्रकार फिलहाल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। आप सभी मेहमानों का स्वागत है। प्रेम पंचोली जी, जो हालात केदारनाथ में नजर आ रहे हैं राजनीतिक लिहाज से, क्या संकेत वो दे रहे हैं और कौन सी पार्टी कितनी तैयारी में नजर आ रही है? जी, मैं ये कह रहा हूँ कि कोई भी चुनाव जब आता है तो राजनीतिक पार्टियां तैयारी करती है ना। लेकिन जिस तरह से माहौल कांग्रेस और भाजपा बना रहे और धार्मिक उन्माद फैला रही है, ये कहीं भी समीचीन नहीं है केदारनाथ के चुनाव पर, है ना जी। तो मेरे कहने का मतलब ये कि आपको केदारनाथ आपदा का जो मामला वो दूसरे नंबर पे रखना पड़ेगा। केदारनाथ की सुगम यात्रा हो ये तीसरे नंबर पे रखना पड़ेगा। पहले नंबर पे आपको केदारनाथ विधानसभा के अंतर्गत जितने भी लोग आते हैं उन लोगों के विकास के लिए क्या क्या काम आपने किए हैं वो आपको जमीनी स्तर पे दिखाने पड़ेंगे। पिछले 10 सालों को कम से कम आपको लेखा जोखा देना पड़ेगा। उससे पहले की जो सरकारें हैं उनको भी अपना रिपोर्ट कार्ड देना पड़ेगा। तो उसके बिहार पर वहाँ पे चुनाव संपन्न हो सकते हैं। रही जीत हार के मामला, जीत हार का मामला तो ये है कि जिसकी अच्छी परफॉर्मेंस होगी। केदारनाथ धाम बहुत महत्वपूर्ण नहीं कि अगर केदारनाथ धाम में अच्छा हो जाएगा तो वही पार्टी परफॉर्मेंस अच्छी कर पाएगी। ये बिल्कुल डाउटफुल मामला है। मामला ये है कि केदारनाथ के लोगों के लिए जो पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर जितने लोग आते हैं उन लोगों के जो विकास के काम है वो कहाँ अटके हुए हैं। और स्थानीय लोगों को जब हम केदारनाथ धाम की बात करते हैं या दूसरे जो हमारे 4 धाम है उनकी बात करते हैं तो स्थानीय लोगों को कितना रोजगार से जोड़ा गया है जी। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि जितने बार वहाँ खच्चर एजेंसी का ठेका पड़ा, टेंडर पड़ा, सारी जो एजेंसी है मुजफ्फरनगर और जम्मू कश्मीर की आई है जी। तो क्या हमारे उत्तराखंड में कोई ऐसी एजेंसी नहीं है? और हमेशा खतरों के साथ वहाँ खतर जो चलाने वाले लोग हैं उनके साथ झगड़ा होता है। इस साल खतरों की लीड जितनी थी कि जितने भी यात्री आए सबको अपना नाक कान बंद करके बाबा केदार के दर्शन करने पड़े। इसका जवाब कौन देगा? बिल्कुल जनता तो सवाल पूछेगी ना। तो सवाल ये है कि केदारनाथ विधानसभा बहुत बड़े बायोडाइवर्सिटी है, बहुत अलग अलग क्षेत्रों में फैली हुई है और क्या बोले उसको त्रिकोणीय है। मतलब ऐसा कोई राउंड नहीं कि एक जगह से जाएंगे दूसरी जगह से आएंगे, ऐसा नहीं है। अलग अलग कंडीशन है। अगर आप रुद्रप्रयाग नीचे आएंगे तो रुद्रप्रयाग की कंडीशन कुछ और है। ऊपर आप ऊंचूमठ चढ़ेंगे तो वहाँ की कंडीशन कुछ और है। अगर आप केदारनाथ के आसपास जाएंगे तो वहाँ की कंडीशन कुछ और है। और उसके रुद्रप्रयाग की बैक साइड जो जखोली वाले इलाके में जो क्षेत्र पड़ता है, जखोली बिलोपाल इलाके में, वहाँ की कंडीशन कुछ और है। तो संपूर्ण विधानसभा की कंडीशन को किसने फेस किया? पार्टी दूसरे नंबर पे, व्यक्ति ज्यादा महत्वपूर्ण है केदारनाथ विधानसभा में। और तमाम विधानसभा में व्यक्ति प्लस पार्टी तब जाकर के कोई जीत फतह दर्ज की जा सकती है। अदरवाइज ये धार्मिक उन्माद कोई भी फैलाए उससे कोई असर नहीं पड़ने वाला वहाँ की पब्लिक पर। ठीक है राजेश बिजली, यहाँ पर मुख्यमंत्री जो है जाते हैं केदारनाथ और कई घोषणाएं वहाँ की जनता से करते हैं, जिसे कांग्रेस एक चुनावी घोषणा कहती है। क्या ये वाकई चुनावी घोषणा है या फिर वहां पर मुख्यमंत्री को या आपकी पार्टी को ऐसा महसूस हुआ कि वहां की जनता को इस वक्त ये जरूरी है, ये घोषणाओं की जरूरत है? देखिए, मैं आपको बताऊं, जैसे जो वहां की दिवंगत विधायक रही शैला रानी रावत जी, अगर वो जीवित होती तो मुझे लगता है ये सारे काम वो अपने जीवित रहते हुए वहां की जनता की उपस्थिति और उनके कल्याण के लिए अवश्य माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा करवा रही होती। ये दुर्भाग्य क्षेत्र का कि ऐसी काबिल नेता क्षेत्र ने भी खोया और भारतीय जनता पार्टी ने भी खोया है। अब उनकी गैर मौजूदगी में माननीय मुख्यमंत्री जी की जिम्मेदारी हो जाती है कि विधायक की गैर हाजिरी में उस विधानसभा के लिए, वहां के लोगों के लिए, वहां की जो योजनाएं हैं जो दिवंगत शैला रानी रावत जी ने कभी प्रस्ताव के रूप में दी होगी या क्षेत्र के हित में कभी बात कही होगी, उसको पूरा करने की जिम्मेदारी इस प्रदेश के मुखिया की है, जो उन्होंने जाके पूरी करी। और कांग्रेस पार्टी का बिल्कुल ठीक कहना है, क्योंकि उन्होंने हमेशा ऐसे मौकों का फायदा उठाया है। हमेशा ऐसे मौकों पे उन्होंने राजनीति और घोर निंदनीय राजनीति करने की
हमेशा इच्छा जाहिर करी और ऐसा वो करते आए हैं, तो वो ऐसे स्वभाव के लोग हैं, तो अपनी मानसिकता के हिसाब से बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। लेकिन प्रदेश के मुखिया की जो जिम्मेदारी है, उन्होंने जाके अपनी जिम्मेदारियां पूरी करी हैं। सिर्फ एक केदार घाटी की यात्रा करके आपदा में हमारे लोगों को छोड़ के दिल्ली भाग जाना, उस यात्रा के दौरान 5 स्टार होटलों के पूल मनाते हुए देखना, अन्य समुदाय के लोगों को उस यात्रा में शामिल करके हमारे केदारनाथ तक ले जाने का प्रयास करना, ये कई सारे काम ये जब ये करते हैं तो इनका मुखौटा आम जनता के बीच में साफ तौर पे उतर कर आता है। तो मैं मानता हूं मुख्यमंत्री जी ने जो काम सारे किए हैं, कि दिवंगत विधायक जी के द्वारा रखे हुए प्रस्तावित जो भी योजनाएं जन कल्याण की हमारे उन केदार घाटी के लोगों के लिए रही होंगी, जरूर उसको पूरा करने के उद्देश्य से कल ये बात कही है। और ये योजनाएं अवश्य पूरी होंगी और वहां के लोगों के लिए जो भी समस्याएं हैं, चाहे व्यापारियों की है, अभी जैसे मैं अपने विद्वान साथी को सुन रहा था, रोजगार की बात कर रहे थे। रोजगार सिर्फ एक जगह विशेष के लिए तय नहीं होता, पूरे प्रदेश के लिए संपूर्ण रूप से होता है। और जो व्यक्ति अपनी काबिलियत के स्तर पे नौकरी के लिए अपनी योग्यता पेश करेगा, वो जरूर आगे बढ़ेगा। उसके लिए जरूरी नहीं है कि वो केदार घाटी का युवा हो। अगर स्टेट लेवल पे कोई पेपर हो रहा है, नेशनल लेवल पे कोई पेपर हो रहा है, तो वो उसके आगे किसी और बॉर्डर इलाके का भी बच्चा हो सकता है, किसी और विधानसभा का हो सकता है, किसी और जिले का हो सकता है। काबिलियत तो लोगों ने करनी होगी। अब अगर काबिलियत की कमी होगी तो इसमें क्षेत्र में मुख्यमंत्री किसी को ऐसे नौकरी नहीं दे पाएंगे कि केवल एक सिफारिश लगा के किसी को नौकरी दे दी जाए, ऐसा मैं समझता हूँ। ठीक है, आशीष नौटियाल जी, मुख्यमंत्री जाते हैं, घोषणा करते हैं, वो आपको राजनीति लगती है, लेकिन आप लोग यात्रा निकालते हैं, वो राजनीति नहीं है, वो जनता के हित में, ऐसा क्यों? देखिए, मेरे भाई बिष्ट जी बैठे हैं, भाजपा का नेता मतलब हिंदुत्व का ठेकेदार, तो ठेकेदार जी बैठे हैं हमारे और बड़ी लंबी चौड़ी बातें कर रहे हैं कि मतलब जैसे कि सब ठेका इनका ही ले रखा, और हम जाएं तो बड़ा बुरा लगेगा। अगर कांग्रेस आ गई तो इन्हें बड़ा बुरा लगा। कांग्रेस क्यों गई? क्योंकि ठेकेदार तो हम हैं, वहां तो ठेकेदारी हम करते हैं और ठेकेदारी करते करते सोना भी चुरा लेते। तो ये उस टाइप के ठेकेदार हैं, जब चौकीदार बनते हैं और वही चोरी करते हैं। इस तरीके का काम इन लोगों के रूह में है। और आज आप देखें, कल को 8 तारीख है और 8 तारीख का कोर्ट ने टाइम दिया था कि माननीय गणेश जोशी जी के ऊपर जांच जो चल रही है उसकी अनुमति दी जाए, पर अभी तक तो अनुमति 7 तारीख हो गई, दी नहीं गई। अब 8 तारीख कल को अनुमति मुख्यमंत्री देते हैं जीरो टॉलरेंस वाले की नहीं देते, वो जग जाहिर जनता को पता लग जाएगा कि किस प्रकार की जीरो टॉलरेंस सरकार है। जब आपके एक मंत्री पर आरोप लगता है आय से अधिक संपत्ति का, लेकिन जो आपके नेता है, जो आपका कैबिनेट है, वो मंजूरी नहीं देता कि उस पे जांच की जा सके, उनकी जांच हो, तो ये एक दुर्भाग्यपूर्ण बात है। जनता कल को ये देखेगी, आप हाँ बोलते हैं ना बोलते हैं, और शायद अगर ना भी बोले तो शायद ऐसा भी कुछ है कि उसके बाद भी कोर्ट जांच करेगा, 18 तारीख के बाद जांच होगी। तो हम चाहते हैं जांच हो। और लेकिन जिसने आरोप लगाया इस बात को लेकर कि आय से अधिक संपत्ति का मामला, विकेश नेगी नाम के पत्रकार ने, जिन्होंने हमारे मेयर गामा जी के ऊपर भी आरोप लगाया था और मंत्री जी के ऊपर भी आरोप लगाया, तो ये सत्ता की सनक जो देखें आप, जो आरोप लगा, जो बता रहा है कि इसने ऐसा किया, उस पे जांच नहीं हो रही है कि हाँ यार इस पे जांच होनी चाहिए, पता लगे कि हुआ कि नहीं हुआ, उसको ही जिला बदर करने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। तो जनता सब देख रही है और एक मौका मिला। हम नहीं चाहते थे कि शैला रानी जी जल्दी से इस समय जो जाएं, लेकिन वो गई हैं, तो हमारी उनके साथ पूरी वो है। लेकिन आज की डेट पे अगर वो गई तो केदारनाथ भी मुझे लगता है जिस प्रकार से बद्रीनाथ, अयोध्या, उसी प्रकार से केदारनाथ से भी बाबा केदार आपको सबक सिखाने का काम करेंगे। वो बताएंगे किस तरह से मंदिरों में जो लोग हिंदुत्व जो वाले होते हैं, जो सनातनी लोग होते हैं, चंदा देते हैं, कुछ चढ़ा के आते हैं, और ये भाजपा वाले हैं जो वहां जाके भी चोरी करके आते हैं। अभी मुख्यमंत्री जी का बयान भी सुन रहा था आपने जब शुरू में चलाया, जिसमें कह रहे कि ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि केदार धाम दूसरा बने। अरे यही वो मुख्यमंत्री जी हैं, इनके पुराने भाषण निकालो, निकल जाएंगे, जो कह रहे थे कि अब यहाँ नहीं, आप दर्शन यहाँ दिल्ली में भी कर पाएंगे। यही वो व्यक्ति हैं जो शिला लेकर वहां पहुंच गए थे, और वहां देखो कैसी बात करते। आज मीडिया का जमाना है, सारी रिकॉर्डिंग सबके पास है, किस मुंह से झूठ बोल लेते हैं, बड़े बेशरम लोग हैं। और आप कल को देखिएगा, कल को भी परिणाम आएंगे और पता लगेगा भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ कहाँ जा रहा है, तो सबके सामने हो। बिल्कुल। मीनाक्षी घिल्डियाल जी, क्या आप लोग को भी लगता है, क्या यूकेडी भी ये मानती है कि जो बीजेपी की घोषणाएं थी या जो मुख्यमंत्री के खासतौर पर घोषणाएं थी वो एक चुनावी घोषणा है?
जी बिल्कुल ये बात सही है कि ये जो मुख्यमंत्री जी ने घोषणाएं की हैं ये चुनावी घोषणाएं हैं और ये सिर्फ हम नहीं कह रहे हैं क्योंकि हम विपक्षी पार्टी के हैं, बल्कि जनता भी इस चीज़ को समझ रही है। देखिए दिव्यदर्शिनी जी, जब भी चुनाव होता है तो मुझे लगता है कि कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात होनी चाहिए, क्योंकि इस समय केदारनाथ की चुनाव है तो बात भी केदारनाथ की होनी चाहिए कि केदारनाथ में अगर इन लोगों को याद दिलाऊं तो केदारनाथ में जब आपदा आई थी 2013 में, उसके बाद 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने एक विशेष अधिकार समिति बनाई थी जिसने सिफारिश की थी कि उस केदारनाथ की स्थिति ऐसी है कि वहां 5000 से ज्यादा व्यक्ति प्रतिदिन में नहीं जाने चाहिए। लेकिन आज आप देख रहे हैं कि वहां स्थिति ऐसी कर दी गई है कि 20,000 से ज्यादा यात्री प्रतिदिन वहां पर पहुंच रहे हैं। तो क्या वाकई में ये केदारनाथ को लेकर संवेदनशील हैं? मुझे नहीं लगता है। तो जिस तरह की ये योजनाएं जो वहां पे जाके घोषणाएं करके आते हैं, वो घोषणाओं में भी अगर हम पीछे की रिपोर्ट्स देखें तो इन्होंने जब पिछले जो काम हुए थे वो भी बहुत डिले किए थे और उसमें बहुत ज्यादा धन का आवंटन भी हुआ था। ये भी रिपोर्ट्स में आया था कि जरूरत से ज्यादा धन का आवंटन वहां पर हुआ था। एक और चीज, जब मुख्यमंत्री जी वहां जाके पूरे राज्य भर की कहानी जाके सुनाते हैं, वो कहते हैं कि हम महिला सम्मान की बात कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं कि महिलाओं को लखपति दीदी बनाया गया है। तो लखपति दीदी की अगर हम बात करें कि जिस तरह से महिला सम्मान का लोगों के सामने शगुफा छोड़ते हैं, उसी में मैं एक उदाहरण देना चाहूंगी कि लखपति दीदी का जो अगर डिटेल में अगर आप जाएंगे तो आपको पता लगेगा कि लखपति दीदी वही, मतलब लखपति वही बन सकती हैं महिलाएं जो एक तो समूह से जुड़ी हो और दूसरा उनके घर में कोई सरकारी नौकरी करने वाला ना हो, तीसरा वो इनकम टैक्स ना देती हो। तो आप एक बार बताइए कि ये किस तरह का महिला सम्मान हुआ या किस तरह से महिला को बढ़ाने की बात हुई? अगर उनके घर में कोई सरकारी नौकर है, ये सरकारी नौकरी करता है, तो क्या उस महिला को लखपति होने का अधिकार नहीं है या फिर उसको रोजगार का अधिकार नहीं है? आप महिला सम्मान की बात कर रहे हो, आप ये बताओ कि गांव में आप जगह जगह देखिए, नहीं महिला सम्मान पे सिर्फ बातें मत बनाइए ना, काम करके दिखाइए। जो बच्चियां हैं, ऐसी परिस्थितियां हैं कि स्कूल वहां की जो परिस्थितियों के कारण बच्चियां जो हैं वो स्कूल छोड़ दे रही हैं, वो आगे की पढ़ाई नहीं कर पा रही हैं, उस पे तो कभी आप डिस्कशन नहीं कर रहे हो। आप सिर्फ लखपति दीदी, अरे किसको बना रहे हो आप ये लखपति? आप सबसे पहले तो ये लिस्ट निकाली जाएगी तो पता लग जाएगा कि 50% तो फेक हैं, क्योंकि इनकी लिस्टों में 50% लोग फेक निकलते हैं। अभी आपने पर्यावरण मित्र का एग्जाम्पल देखा होगा। तो इस तरह से देखिए, सिर्फ महिलाओं की सम्मान की बात मत करिए, महिलाओं को वाकई में सम्मान दीजिए। हमारी जो महिलाएं हैं उनको तो बाघ और भालू खा रहे हैं गांव में। आप किस सम्मान की बात कर रहे हो? उन्हें बचाने के लिए आप क्या कर रहे हो? उनकी आर्थिकी को मजबूत करने के लिए आप क्या कर रहे हो? यूसीसी का आप रोना रो रहे हो, हम यूसीसी लेके आए। एक बात बताओ, आपको राज्य के किस व्यक्ति ने बोला हमें यूसीसी चाहिए? हमें तो भू कानून और मूल निवास चाहिए। आप भू कानून और मूल निवास पे आप कोई बात नहीं करते हो, आप वहां जाके दुनिया भर में गा के आ रहे हो कि यूसीसी। क्या करें हम उस यूसीसी का? उससे तो हमारे मूल निवास के अधिकार तक छिन रहे हैं। ऐसे यूसीसी का आखिर राज्यवासी करेगा क्या? बिल्कुल। तो राजेश बिष्ट जी, जवाब दीजिए। तमाम सवाल जो है वो उठाए जा रहे हैं कि ठीक है, आपने घोषणाएं तो कर दी, जो बेसिक है, जो ग्राउंड जीरो की रियलिटी है, वो क्या है? देखिए दिव्यदर्शिनी जी, ग्राउंड की रिपोर्ट बहुत अच्छी है। जलेबी बनाने वाली फैक्ट्री के जो ठेकेदार लोग हैं, जो विशेष समुदाय के ठेकेदार हैं, वो जरूर हिंदुत्व का विरोध करते हैं। ये उनके जन्मसिद्ध अधिकार है और उसको हम रोक भी नहीं सकते। ये लोकतंत्र है, इस देश के अंदर हर किसी को किसी भी समुदाय, किसी जाति विशेष का ठेकेदार बनने का अधिकार है। दूसरी बात, प्रदेश में जब चुनाव लड़ा जाता है तो सिर्फ एक विधानसभा को देख के नहीं लड़ा जाता है। अब जो व्यक्ति मानसिक रूप से केवल निराशावादी हो, उसको बहुत ज्यादा प्रदेश में हो रही कार्यविधियों के बारे में समझाना बहुत मुश्किल काम है। जो प्रदेश की जनता है, जिस जनता ने दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी पे भरोसा जताया, हमारे चुनावी एजेंडे में दृष्टि पत्र में सबसे पहले यूसीसी की बात रखकर माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि हम जब सरकार को आप चुनेंगे तो हम यूसीसी लाएंगे। अब अगर हमने अपने चुनावी एजेंडा पूरा किया और वादों को पूरा करते जा रहे हैं, तो इसमें समस्या किस बात की है? आप परेशान इसीलिए हैं कि हमने लोगों से वादा किया और उन वादों के कहने पर लोगों ने हम पे विश्वास किया और हमें मौका दिया और आपकी जमानत जब्त हुई और आप
नहीं आ पाए पक्ष में, तो इसमें हमारा किस बात का दोष? आप पे लोग विश्वास नहीं करते, भारतीय जनता पार्टी की क्या गलती है? राजेश जी, सवाल यहाँ पर ये नहीं है कि आपके वादे आप पूरे नहीं कर रहे हैं, सवाल ये है कि आपने वादा किया, आपने पूरा किया, लेकिन जो चीज लोगों ने मांगी वो अभी तक पूरी नहीं हुई। जिसकी मांग हुई नहीं वो आपने पूरा किया, जो मांगा गया वो अभी तक पूरा नहीं हुआ। सवाल ये है। मैंने आपसे कहा दृष्टि पत्र में यूसीसी सबसे प्रायोरिटी पे लिखा हुआ था, तो कैसे हमारी चुनावी बात नहीं थी? हमने तो रखी थी और जनता से पूछकर रखी। तो हम अगर अपने एजेंडे के अनुसार काम कर रहे हैं तो फिर सवाल किस बात का? कौन कह रहा है नहीं मांगा था? हमने तो उसी पे चुनाव लड़ा ना, यूसीसी नहीं था दृष्टि पत्र में। बार बार हम आपको कह रहे हैं कि दृष्टि पत्र देखिए ना बीजेपी का क्या था। दूसरी बात, प्रदेश की जो व्यवस्थाएं हैं अगर पीछे से ठीक होकर आ रही होती तो भारतीय जनता पार्टी कुछ नया काम करते। पीछे से जो स्थिति प्रदेश की खराब की है, केदार घाटी पे जब 2013 में आपदा की बात आई और एकदम से जो संवाद था 2013 से 2018 में सुप्रीम कोर्ट के एक उस पर चले गया, ऑर्डर पे चले गया, तो 5 साल के बीच में 17 तक जिसकी सरकार थी, जिसको आपदा के समय में 2014 में केंद्रीय सरकार ने जब पैसा दिया, लोगों के आप आंसू पोंछिए, उनको व्यवस्था दीजिए, उनके लिए व्यवस्था बनाइए। उस समय 12 करोड़ में कैलाश खेर को वहां पे नचाने वाली और गाना गवाने वाली किसकी पार्टी थी? कैसे धन का दुरुपयोग हुआ? कैसे स्कूटर के टंकी पे बस की टंकी, वो ट्रक की टंकी का और बस की टंकी के बराबर तेल के बिल किसने भ्रष्टाचार करा है? किसने हरीश रावत जी पे स्टिंग करा है? किसने इनके लीडरों पे स्टिंग करके इनको सीबीआई की इनके ऊपर एफआईआर चल रही है? कितनी भ्रष्ट पार्टी थी जिसको 2017 में मौका मिला, 2022 में मिला। इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि जनता सोचती क्या है और उसके बाद जनता फैसला क्या देती है। ठीक है, राजेश तो जी आएंगे इसलिए इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन यहाँ पर वक्त हो चला एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या राजनीति केदारनाथ में हो रही है और इस वक्त केदारनाथ को किस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है। आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। लगातार चर्चा कर रहे हैं केदारनाथ उपचुनाव की तारीखों की घोषणा अभी तक नहीं हुई है, लेकिन राजनीति जरूर यहां पर की जा रही है, चाहे पक्ष हो या विपक्ष। आरोप प्रत्यारोप दोनों तरफ से किए जा रहे हैं। तमाम मेहमान हमारे साथ चर्चा में बने हुए हैं। प्रेम पंचोली जी, यहाँ पर जब भी बात की जाती है आरोप प्रत्यारोप दोनों तरफ से होते हैं। बीजेपी का ये कहना है कि पुरानी गलतियां जो कांग्रेस ने की हैं उसको इतना वक्त लग रहा है सही करने में कि आगे बढ़ा नहीं जा रहा। वहीं कांग्रेस ये कहती है कि आप जितना मर्जी कोशिश कर ले लेकिन गलतियां आपसे हुई हैं। तो कौन सही कौन गलत? संपर्क यहाँ पर टूट गया है। आशीष नौटियाल जी, फिर वही ढाक के 3 पात, घूम फिर के बात कांग्रेस पर, और बार बार ये कहा जाता है आपने जितनी गलतियां की हैं, इतनी गलतियां की हैं इस प्रदेश में कि शायद उसको ठीक करना अभी इतने कम समय में पॉसिबल नहीं है। देखें, अब ये तो कुछ भी बोल सकते हैं। आज जो खा रहे हैं ना, ये हमारी वजह से ही खा रहे हैं। ये जो बात कर रहे हैं, इन लोगों ने जो शिक्षा ली होगी वो हमारे टाइम के स्कूलों से ही ली होगी। जहाँ स्वास्थ्य लाभ ले रहे होंगे या लिया होगा वो भी हमारे बनाए हुए अस्पतालों से ही लिया होगा। तो इनके बोलने में क्या जाता है, कुछ तो बोलना ही है। जब डिबेट में आए हैं तो कुछ ना कुछ तो बोलना ही है। अभी मैं भी अखबार में ब्लैक था तो मैं भी पढ़ रहा था, जो इस केस की सुनवाई कर रहा है, जो गणेश जोशी जी के केस की सुनवाई जो जज कर रहा है, उसका इन्होंने ट्रांसफर कर दिया। तो इससे पता लगता है भारतीय जनता पार्टी कितनी ईमानदार है। भारतीय जनता पार्टी की ईमानदारी जनता देख रही है। देखिए, आज हमारे बोलने से आप लोग नहीं मानेंगे हो सकता है, लेकिन जनता बोलेगी तब तो मानेंगे। अगर जनता आपको कम वोट देगी तब तो मानेंगे कि जनता का मोह आपसे खत्म होने लगा है। आज जनता इतना देख रही है, समझ रही है। ऐसा नहीं है, जनता को आप कब तक मूर्ख बनाओगे? कब तक आप हिंदू मुस्लिम में लड़ाने का काम करोगे? देश को, देश आगे बढ़ना चाहता है और उसे हमें आगे बढ़ाने के लिए सबको मिलकर काम करना चाहिए। लेकिन जनता आप पे विश्वास क्यों नहीं जता पा रही, जबकि आप देश की सबसे पुरानी पार्टी, इतना बड़ा संगठन? दिव्या जी, चुनाव 5 साल में एक बार होते हैं। अचानक बीच में कहां से विश्वास जता देगी? और एक बार बताएं, चलो ठीक है, मान गए 2 बार 3 बार इन्होंने भी सरकार बना दी। हमने तो कई बार सरकार बनाई है। जनता को गुमराह किया इन लोगों ने। जब पहली बार ये लोग आए सत्ता में, जब इन्होंने सत्या हत्यानी थी, तो इन्होंने बोला जनता के, और बाबा रामदेव के मार्फत इन्होंने बुलवाया कि विदेशों में इतनी मात्रा में काला धन है, अगर उसको हम जब लोग लेके आएंगे। और प्रधानमंत्री जी ने खुद बोला कि मैं 100 दिन के अंदर ऐसा कानून बनाऊंगा, ऐसी व्यवस्था बनाऊंगा कि सबके नाम भी उजागर करूंगा और काले धन को लेकर भी आऊंगा। आज 12 साल, लगभग 11 साल हो गए हैं। कहाँ है वो पैसा? क्यों नहीं आया?
आप डर क्यों रहे नाम उजागर करने में? केदारनाथ के परिप्रेक्ष्य में अब वापस आते हैं अगर आशीष जी, तो यहाँ पर जो आरोप ब्रेक से पहले लगाए थे राजेश जी ने, जो 2013 की आपदा के संदर्भ में थे, कि उसके बाद कैलाश खेर का आना, उसके बाद जो घोटाले हुए थे, उसको लेकर क्या कभी क्लैरिफिकेशन कांग्रेस नहीं दे पाई? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए कैलाश खेर की बात करी इन्होंने। आपदा जब आई थी वो हजारों लोग मरे, वहां पर स्थिति बड़ी विकट थी और लोग आ नहीं रहे थे। तो टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए लोगों को एक बार फिर दोबारा एक होता है ना, कुछ प्रोग्राम होता है, तो उसके बाद कैलाश खेर ने अपने भजन कीर्तन जो होते हैं उनके जब गाए उन्होंने, तो लोग आते हैं और लोगों को फिर दोबारा उधर लाना था। लोग डर चुके थे, हजारों लोग मरे थे वहाँ, और उनके लिए एक बड़े धार्मिक प्रोग्राम भी उसके बाद हुए वहाँ पे। वो जो होता है भागवत भी कराई गई, बहुत कुछ हुआ वहाँ पे। उसके बाद ऐसा नहीं वही हुआ, बहुत कुछ हुआ, उसकी जरूरत थी। देखें, जब भी कभी ऐसी घटनाएं दुर्घटनाएं होती हैं तो कुछ ऐसी व्यवस्थाएं बनानी पड़ती है, वो तो सरकार की उपलब्धि है। जिसको ये लोग बोल रहे हैं कैलाश खेर कौन गया था, तुम ही चले जाते, तुम कहाँ थे? ये तो नहीं गए। कैलाश खेर को बुलाया, बिल्कुल बुलाया कि वो जाएंगे, लोगों को जाना फिर दोबारा शुरू होगा, लोगों का डर खत्म होगा, तो उसमें कोई, मुझे नहीं लगता कोई बुराई है। ये लोग देखें, इनको राजनीति अभी नए नए हैं, राजनीति 10 साल राजनीति में टोटल 10 साल सरकार क्या बनाई, कूदे ऐसी मार रहे हैं जैसे देश चला लिया इन्होंने। अरे ये एक चीज बता दे, इन्होंने नया करा क्या? इन्होंने नया सिर्फ क्या करा, एक इलेक्ट्रॉल बॉन्ड बनाया। इलेक्ट्रॉल बॉन्ड एक ऐसा साधन जिससे आप डायरेक्ट पैसा खाएं, इन्होंने वो चीज नया करा है। कह रहे हैं नया नहीं किया, नया करा इन्होंने इलेक्ट्रॉल बॉन्ड नया बनाया। इन्होंने वादा किया था 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे, इन्होंने रोजगार छीनने का काम किया आने के बाद। तो इन्होंने देश को दिया क्या? ये लाल आंखों की बात कर रहे थे, लाल कपड़े पहन के चले गए चाइना। ये पाकिस्तान से बात करते थे, पाकिस्तान में चले गए वहां बिरयानी खाने के लिए फ्री फंड। तो इस तरह के लोग हैं कि हम कर रहे तो सही, तुम करो तो गलत। इनको अगर राजनीति करनी आती है, आज आप बताए ना मैडम, 370 बड़े बातें कर रहे हैं, चलो ठीक है हट गई, उससे आतंकवाद खत्म हो गया, नोटबंदी भी तो आतंकवादी कमर ही टूट गई थी। बताएं, रोज हमारे सैनिक मारे जा रहे हैं, आपकी क्या व्यवस्था है? आपकी वो दूरबीनें कहाँ है जो मोदी जी के पास जब सत्ता में नहीं थे, इन पे दूरबीन थी। ये कहते थे प्रधानमंत्री जी आप तो सब कुछ देख सकते हैं। तो आज प्रधानमंत्री जी आप बताएं, आप कुछ देख पा रहे हैं कि नहीं देख पा रहे हैं? आपको दिख रहा है कि कश्मीर के अंदर किस तरह हमारे शहादतें हो रही हैं? तो और अभी तो धन सिंह जी गए थे ताजा, तो धन सिंह जी खुद बोल रहे थे कि मुझे तो इन्होंने बोला वहां की सिक्योरिटी ने कि आप 4 बजे के बाद कोई प्रचार नहीं करेंगे, आपका रोज ड्राइवर चेंज होगा, आपकी रोज सिक्योरिटी चेंज होगी। तो कितना आतंक है, तो खुद धन सिंह जी ने बता दिया। ठीक है। तो झूठ बोलने का काम करते हैं, जनता को गुमराह करते हैं, और उसी के स्वरूप परिणाम देखिए, हमारे बोलने से कुछ नहीं होगा। ये चुनाव में धीरे धीरे आपको परिणाम बताएंगे, जिन जिन राज्यों में चुनाव होंगे परिणाम आपको बता देंगे। लोग भारतीय जनता पार्टी से खुश हैं कि दुखी हैं। ठीक है, प्रेम पंचोली जी सर, सुन पा रहे हैं आप मुझे? हेलो, प्रेम पंचोली जी, आवाज आ रही है आपको? हाँ आ रही है। यहाँ पर जो सवाल मैंने आपसे पूछा था कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी कहते हैं कि पुराने पिछले इतनी गलतियां कांग्रेस ने किए हैं, उन्हें ठीक अभी तक किया जा रहा है, आगे बढ़ना अभी मुश्किल है कम समय में। वहीं कांग्रेस कहती है ठीक है गलतियां की, लेकिन आप लोग क्या कर रहे हैं, सही कौन गलत कौन? देखो, राजनीतिक पार्टियां कभी गलत अपने को स्वीकार करती नहीं है। वो स्वयं को सही मानते हैं और जो उनके प्रतिद्वंदी होते हैं उनको गलत मानती है। ये बहुत सामान्य जानकारी है राजनीतिक दलों के बारे में। लेकिन इस बार जो केदारनाथ पे जो चुनाव हो रहे हैं केदारनाथ के नाम पे, इस बार थोड़ा डिफरेंट है। व्यक्ति की ज्यादा पहुंच रहेगी, किस व्यक्ति ने वहां पर काम क्या किया है। एक तो वहां पर इस समय सहानुभूति होगी। बाय द वे भाजपा अगर उस सहानुभूति वाले परिवार को टिकट देती किसी को, तो एक सहानुभूति का भी बड़ा चक्कर रहेगा। दूसरा चक्कर ये रहेगा कि उस जो कैंडिडेट होगा, उस कैंडिडेट ने समाज के बीच में क्या क्या काम किए हैं जी। तो ये होगा कि राजनीतिक दलों का जो विचार है वो दूसरे नंबर पे रहेगा। पहले नंबर पे व्यक्ति कैंडिडेट की जो एक्टिविटीज है वो सामने भी आएगी, है ना। तो व्यक्ति कौन है जो चुनाव मैदान में है, वो व्यक्ति कौन है जी। मैं आपको बता दूं कि एक सरकार के विधायक ने केदारनाथ में गांव-गांव में लाइब्रेरी स्थापित की है। लेकिन कुछ लोगों ने उनका विरोध किया कि गांव में लाइब्रेरी चल नहीं सकती है। ये छोटा सा एक एग्जांपल है कि क्या वो व्यक्ति या वो दल उस लाइब्रेरी को बुला पाएंगे या नहीं बुला पाएंगे।
जी। दूसरी बात, जैसे मुख्यमंत्री जी आज दनादन घोषणा कर रहे हैं, कई दिनों से घोषणाएं कर रहे हैं, तो मुख्यमंत्री की घोषणाओं को अमली जामा कितना जल्दी पहनाया जाएगा, उनकी घोषणाएं कैसे जमीन पे दिखाई देगी, ये भी प्लस पॉइंट है। लेकिन जो इस समय चुनाव है केदारनाथ का, आप समझ लीजिए कि व्यक्तिवादी ज्यादा है। किस व्यक्ति की क्या पहुंच है लोगों के साथ, यानी कि काम इस बार देखा जाएगा, काम इस बार देखा जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो व्यक्ति का जो रिपोर्ट कार्ड है वो पहले नंबर पे, राजनीतिक दलों का रिपोर्ट कार्ड केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव में दूसरे नंबर पे है। ये समझने की जरूरत है। अच्छा और प्रेम व्यक्ति कौन पंचोली है? जी, आपने रोजगार का यहाँ पर जिक्र किया, तो राजेश बिष्ट जी ने बात कही कि एक एरिया सेंट्रिक या एरिया स्पेसिफिक रोजगार नहीं हो सकता, वो ओवरऑल स्टेट वाइज रोजगार होता है। तो हम ये जानना चाहेंगे कि आप किस तरीके की रोजगार की बात कर रहे थे। मैं आपको बताऊं कि जब हेली सेवा आई ना वहां पे, तो वहां पे ये लगा लो कि स्थानीय लोगों का जो है 50% रोजगार खत्म हो गया। जो अलग अलग तरह की रोजगार थे, जो आदमी सीधा उड़ के आ रहा, उड़ के जा रहा, और उस उड़ान से जो वहां की जो इन्वायरमेंट पे जो असर पड़ा, उस असर से जो स्थानीय लोगों के बीच में जो समस्या आई, वो समस्या काउंट करेगी। बात उस रोजगार की नहीं, ये लगा लो कि जो आदमी पैदल चल के जाता था, जब कभी 10 दुकानें हुआ करती थी, और हेली सेवा से जो है दुकानें 10 की जगह 5 हो गई है। 5 स्थानीय लोगों की छोटी छोटी दुकानें खत्म हो गई है। जो दुकानें जो छोटे छोटे काम है, दुकान है, पानी पहुंचाना है, पानी की बोतल पहुंचानी है, चाय का खोपचा है, चाय का ढाबा है, अलग छोटी छोटी चीजें हैं, वो ये छोटे काम बिल्कुल बंद हो गए हैं। यदि कोई खोलेगा तो बड़ा रेस्टोरेंट खोलेगा, चमकदार रेस्टोरेंट खोलेगा, वो बड़े धनाढ़ लोग खोलेंगे, और जो हेलीकॉप्टर पे आते हैं वो वहीं बैठते हैं। वैसे हेलीकॉप्टर वाले चाय पानी भी नहीं पीते वहाँ। तो ये बड़ा सवाल है कि जो छोटा रोजगार है केदारनाथ में, वो बहुत प्रभावित हुआ है। उसको आप और हम नहीं समझ सकते। स्थानीय लोगों में जो पीड़ा है वो अलग अलग तरह की पीड़ा है। जो हम पशुपालन करते हैं ना, उनके पशुओं में अलग अलग तरह का रोग पैदा हो गया। जो हेलीकॉप्टर की उड़ान भरते हैं, उस उड़ान से जो वहाँ का पर्यावरण खराब हुआ है, उससे पशुओं में नई प्रकार की बीमारी हो गई। अब वो बोल तो सकते नहीं है, उसका अगर लोगों ने किसी ने समझा दिया होगा कि ये बीमारी तब से हुई जब से हेली सेवा शुरू हुई, वो तो वोट नहीं देगा। तो इसलिए मैंने पहले कहा कि वोट स्थानीय मुद्दों पे इस बार चुनाव वहां लड़ा जाएगा। कोई राजनीतिक दल ये न कहे कि हम नेशनल और इंटरनेशनल इशू केदारनाथ में लाएंगे, तो ये पॉसिबल। ठीक है, इस समय बिल्कुल स्थानीय मुद्दों पे वहां पे चुनाव जीता जाएगा। ये मुझे देखने के लिए मिला, ये मेरा अनुभव है। ठीक है, मीनाक्षी गिल्डाल जी, यहाँ पर साफ तौर पर प्रेम पंचोली जी ने इंगित किया है कि इस बार जो क्षेत्र में जिस व्यक्ति ने जितना काम किया, उसकी पहुंच जितनी है लोगों में, उसको उतने वोट मिलेंगे, यानी कि उसकी पहुंच, उसकी पकड़ बहुत ज्यादा होगी। यूकेडी की क्या स्थिति है वहां पर? देखिए, यूकेडी इस बार बड़ी मजबूती के साथ वहां पे चुनाव लड़ने वाला है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि यूकेडी एक क्षेत्रीय दल है और हम हमेशा क्षेत्र के मुद्दों को लेके चिंतित रहते हैं और हमेशा क्षेत्र के मुद्दे उठाते हैं। तो लगातार क्योंकि पिछले 5 वर्षों से तो जिसको चुना गया है वहां काम करने के लिए, बेसिकली जिम्मेदारी तो उसकी बनती है वहां काम करने की, और संसाधन भी उसी के पास है वहां पे काम करने के। तो अगर काम करने की बात आए तो देखिए, काम करने की जिम्मेदारी सत्ता दल की है, और हम लोग वहां पे जो गलत चीजें हुई हैं उसका उस इश्यू को उठा सकते हैं, उसको जनता को जागरूक कर सकते हैं। वो लगातार हम लोग पिछले कई वर्षों से करते भी आए हैं। अब बात यही आती है कि आखिर मुद्दों पे चुनाव कितना लड़ा जाता है। मुद्दों पे चुनाव तो लड़ा ही नहीं जा रहा है। पिछले कुछ वर्षों से हम लोग देख रहे हैं कि मतलब जो चुनाव के टाइम पे जो बातें सामने आती हैं वो दरअसल धर्म को लेके सामने आती हैं, मंदिर को लेके सामने आती हैं, और जिन चीजों के लिए राजनीति होती है, जिन इश्यूज को सॉल्व करने के लिए राजनीति होती है, उन चीजों पे तो कभी चुनाव ही नहीं लड़ा जा रहा है। तो आज की तारीख में जैसे पंचोली जी ने कहा कि व्यक्ति विशेष पे डिपेंड करेगा कि उसने कितना काम किया है, क्योंकि ये जनता जो है आज उन मुद्दों से हटके सोच रही है, जो मंदिर के मुद्दे को हटके सोच रही है, धर्म के मुद्दे को हटके सोच रही है कि आज हम अगर क्षेत्र की बात करें तो क्षेत्र में कितना विकास हुआ, और क्षेत्र में जो रहने वाला व्यक्ति है, जो वहां का मूल निवासी है, उस पे कितना काम हुआ है। तो इन चीजों को लेके इस बार चुनाव हो तो बहुत बेहतर होगा, क्योंकि भाजपा कोशिश बहुत कर रही है कि आज भी हम धर्म के नाम पे बहुत सारी चीजें जो हैं चुनाव को इम्पैक्ट करने की कोशिश करें। लेकिन देखिए, वही है ना दिव्य दर्शनी जी, कितना लोग जो हैं वो बेवकूफ बनेंगे।
मीनाक्षी जी, तो इस लिहाज से जो आप कह रही हैं, अगर उसे मान लिया जाए तो यूकेडी अगर अपनी स्ट्रैटेजी में बदलाव लाए और जो ट्रेंड चल रहा है धर्म के नाम पे हो, मंदिरों के नाम पे अगर वोट मांगे जाए, तो बीजेपी के अलावा अगर कोई पार्टी आ सकती है तो यूकेडी है, ये आप कह रही हैं, यूकेडी आ सकती है इन मुद्दों पर। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात सही है कि अगर क्षेत्र की बात करें, अगर व्यक्ति जो है इन मुद्दों से हटके, जो भाजपा के मेन एजेंडाज हैं, उनसे हटके अगर विकास के नाम पे, वहाँ के प्रॉब्लम्स के नाम पे अगर वोट करती है, तो डेफिनेटली वहाँ पर यूकेडी ही आएगी। और ये बात का हम विश्वास भी दिलाते हैं कि यूकेडी अगर एक बार सत्ता में आती है तो फिर हम बताते हैं कि राज्य का विकास किस प्रकार होता है। और जनरली हम लोग देखिए, क्षेत्रीय पार्टी, मैंने फिर कहा, हम लोगों के ऊपर कोई नेशनल दबाव नहीं है, हमें कहीं पे पैसा सप्लाई नहीं करना है। हम लोगों का जो भी हमारा एजेंडाज हैं, जो भी हमारे प्लान्स हैं, वो सारे क्षेत्र को लेके होंगे। तो इसीलिए मैं आज रिक्वेस्ट भी ये करूंगी जनता से कि सोचिए, समझिए और उसके बाद वोट करिए। ठीक है राजेश बिष्ट जी, आपने अभी प्रेम पंचोली जी को सुना, जो जिस तरीके की रोजगार की वो बात कर रहे हैं, वो छोटे रोजगार हैं जो यात्रा मार्ग पर पड़ते हैं, हेली सेवा के आने से वो प्रभावित हुए हैं। उसके बाद जो वहाँ पर कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है उसको लेकर कहीं ना कहीं चिंता जाहिर की गई है, और प्रदूषण, साउंड पोल्यूशन जो वहाँ पर हो रहा है, उससे जेनेटिक म्यूटेशन जो हो रहे हैं, ये तमाम जो सवाल है उन पर सवाल उठ रहे हैं। दिव्य दर्शनी जी, देखिए, प्रेम पंचोली जी बहुत विद्वान पत्रकार हैं और मेरे अनुभव के सामने उनका अनुभव बहुत वास्ट हो सकता है, उसको मैं चुनौती नहीं देता हूं किसी भी बात से। लेकिन मैं ये देखता हूं कि जब चाइना जैसे संपूर्ण पर्वतीय राष्ट्र की हम बात करते हैं, हमारे तो 9 पर्वतीय राज्य हैं, लेकिन जब हम चाइना को देखते हैं, तमाम ऐसे पर्वतीय देशों को देखते हैं जो हमसे कई गुना आगे हैं, और पशुपालन वो भी करते हैं, क्षेत्रीय व्यापार या नौकरी या छोटे मोटे काम वो बेचारे भी करते होंगे। आज हम यहाँ पे सुन रहे हैं कि हेलीपैड बनने से क्षेत्रीय लोगों का रोजगार प्रभावित हुआ है। आप ये जानते हैं कि कोई भी ठेली पटरी लगाने वाला कभी भी सिर्फ एक रोजगार के भरोसे नहीं रहता है, और उसकी स्थिति हमेशा एक सी नहीं रहती है। इस बात से मुझे ये समझ आता है कि सरकार को वहां हेलीपैड कभी बनाना ही नहीं चाहिए था। तो फिर हम हेलीपैड अगर वहां नहीं होता, उस स्थिति में हम लोग क्या बात कर रहे होते कि आज उत्तराखंड इस स्थिति में आ गया, 21वीं सदी में आ गया, लेकिन आज तक वहां हेलीपैड नहीं पहुंच पाया। कल को तो रेलवे स्टेशन भी जाने वाला है, कल को रेलवे स्टेशन जाएगा तो कई लोगों के साथ संसाधनों का अभाव रहेगा। तो क्या इसके लिए ये सारे काम बंद कर देने चाहिए? या जो चाइना आज विकास के नाम पे यूएसए के बाद दूसरे नंबर पे, इसका मतलब तो उसने पिछड़ जाना था, सबसे आखिरी पायदान पे रहना था। तो देखिए, तर्क वितर्क अपना व्यक्तिगत हो सकता है, किसी के पक्ष में और किसी के विपक्ष में अपनी बात बोलना अलग तर्क हो सकता है, लेकिन एरिया स्पेसिफिक, राजेश जी, एरिया स्पेसिफिक ऑल्टरनेटिव्स तो हो सकते हैं ना। अगर यहाँ पर कहा जा रहा है, अगर एक वैली वाले क्षेत्र में अगर इतने हेली सेवा के चक्कर लगना अगर खतरनाक है, तो उसका कोई ऑल्टरनेटिव हो, क्योंकि चारधाम यात्रा यहाँ आज से तो नहीं चल रही है, कई वर्षों से चल रही है। और पहले जो प्रथा थी वो तो पैदल यात्रा ही थी, पहले तो ना हेली सेवा थी, ना कोई गाड़ियां थी, तो तब भी यात्रा ही करते थे लोग। नहीं, देखिए, तब की संख्या और अब की संख्या में जो उछाल आया है वो किन कारणों से आया है, ये भी तो हमें समझना होगा। हमारा प्रदेश टूरिज्म हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, रीढ़ की हड्डी इस प्रदेश की। अगर हम लोगों को सुविधाएं देना बंद कर दें, या अगर हम आज सत्ता में है, अगर हम सत्ता में नहीं होते, क्या कांग्रेस पार्टी हेलीपैड का विरोध करेगी? कभी नहीं करेगी ना। या यूकेडी कल को आ जाएगी, क्या हेलीपैड का विरोध करेगी? कभी नहीं करेगी ना। तो इस बात पे जो हम चर्चा कर रहे हैं, मुझे लगता है कि इसका बहुत ज्यादा कोई मतलब नहीं है। और जो हमने म्यूटेशन की बात अभी करी, अगर देखिए जानवरों में किसी प्रकार का अगर प्रभाव पड़ रहा है, तो मैं ये मान के चलता हूं ऐसे तो कई राज्यों के अंदर पड़ रहा होगा। उसके लिए अब सरकार ने कहीं ना कहीं, अगर लोगों की कभी कोई इस तरह की परेशानी उन तक गई होगी, ऐसा थोड़ी कि विचार नहीं किया होगा। दूसरा, हमने अभी इलेक्शंस की बात सुनी, क्षेत्रीय पार्टियों की बात सुनी। देखिए, उत्तराखंड के अंदर 70 विधानसभाओं पे चुनाव होते हैं। अगर सिर्फ धर्म की राजनीति पे चुनाव हो रहे हैं, तो 70 की 70 भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं जीत गई? 2 इंडिपेंडेंट जीते हैं, एक बीएसपी पार्टी जीती है। इस बात से साफ समझ आता है, ये राष्ट्रीय पार्टियों पे आरोप लगा सकते हैं कि वो ये करते हैं और वो ये करते हैं, संसाधन देते हैं, प्रभावित करते हैं। जो 2 निर्दलीय विधायक जीत कर आए हैं, बसपा का विधायक जीत कर आए, बल्कि 2 बसपा के विधायक थे,
आप अंदाजा कीजिए कि वो उन लोगों पे तो प्रदेश की जनता भरोसा करती है, लेकिन जो लोग घरों पे बैठे रहते हैं और सिर्फ ये उम्मीद करते हैं कि जीते हुए विधायक का काम है और हमें तो सिर्फ चुनाव में उतरकर ये बोलना है कि हम क्षेत्रीय पार्टी है, हमें वोट दे दिया जाए, तो ऐसे कोई जनता क्यों देगी किसी को? मुद्दों की राजनीति होती है कहीं पर। अगर 17 में चुनाव के नाम पर हमने 22 में कुछ काम 5 साल किए, तभी तो 22 में लोगों ने इतना अपार बहुमत दिया। और 5 लोकसभा, अगर 22 में भी 24 तक हमने कुछ नहीं किया होता तो 24 में 5 लोकसभा सीटें कैसे आई हैं? मंत्र तो इनके पास भी है। चुनाव में 65 वर्षों से एक समय की, मैं छोटी सी बात और कहना चाहूंगा, एक समय था जब हम शायद पैदा भी नहीं हुए होंगे, इस देश में कांग्रेस पार्टी की नेत्री इंदिरा गांधी जी को इस तरह से संबोधित किया जाता कि इंदिरा इज इंडिया और इंडिया इज इंदिरा। और उन्हीं के सुपुत्र दिवंगत राजीव गांधी जी जब मुख्य प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने अपने वक्तव्य में खास तौर पे कहा, उन्होंने कहा दिल्ली से 1 रुपया जब चलता है तो राज्यों में आने तक 15 पैसे बचता है। तो इस बात से कांग्रेस की विचारधारा, कांग्रेस के जो तमाम भ्रष्टाचार इस देश को देखने को मिले, जिसकी वजह से 15 साल से ये विपक्ष में बैठे 100 का आंकड़ा नहीं छुपा रहे, तो ये इनके झूठ, फरेब, भ्रष्टाचार और जो इस देश को दिया उसका नतीजा है। भारतीय जनता पार्टी के इसमें कोई दोष नहीं है। काम करो और आओ, इसमें किसने रोका आपको? आप पे लोग विश्वास नहीं करते, भारतीय जनता पार्टी की क्या गलती है इसमें? ठीक है, गिलडियाल जी जवाब दीजिए। जी, यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि आपको इतने मौके मिले, अगर क्षेत्रीय मुद्दे नहीं होते और धर्म ही हावी होता तो सब 70 की 70 सीटें बीजेपी जीत जाती। देखिए यही तो इन लोगों के लिए जो है वो नेगेटिव पॉइंट हो गया, क्योंकि ये जो हमारा देश है ये कई समुदायों को मिलके बना है, कई धर्मों को मिलके बना हुआ है। तो यहाँ पे हर तरह के लोग रहते हैं और यही एक कारण है कि ये जो मैक्सिमम लोग हैं उनको बरगलाने की कोशिश करते हैं, उनका पोलराइजेशन करने की कोशिश करते हैं। लेकिन आप यहाँ पे जब ये बात कर रहे हैं कि 70 की 70 विधानसभाएं हम जीत जाते, तो यहाँ पे इनके लिए यही प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, क्योंकि इस राज्य के अंदर भी सारे के सारे एक ही धर्म के लोग नहीं हैं। तो जो इनकी राजनीति को समझते हैं, गलत राजनीति को समझते हैं, वो इनको वोट नहीं देते हैं। और यही कारण है कि ये 70 की 70 विधानसभाएं नहीं जीते। तो मैंने यही बात कही ना कि आप चाहे कितनी भी धर्म की बात कर लें या कितनी भी समुदायों को बरगलाने की बात कर लें, लेकिन असल में जो जनता है आखिर में घूम फिर के आएगी वो अपने विकास के मुद्दों में ना। अगर वो जिंदा ही नहीं रहेंगे तो आप ये बताइए वो क्या कर लेंगे उस धर्म का? पहले तो जिंदा रहना, पहले तो रोजगार प्राप्त करना, वो ज्यादा नेसेसिटी है ना लोगों की। तो शुरू में आप आए, आपने बड़ा हल्ला मचाया, लोग बेवकूफ भी बने, लोगों ने किया भी, आप लोगों को वोट भी किया, लेकिन उसके बाद जब उन्होंने देखा कि ये सिर्फ एक राजनीति के लिए बोला गया, आपके झूठ हैं, तो उसके बाद आज आप स्थिति देख सकते हैं कि इस बार के चुनाव में हमने देख ली थी कि क्या स्थिति हुई है। तो जो भारत देश है उसकी जो संप्रभुता जिसकी हम बात करते हैं वो मेंटेन रहेगी और उस पे कोई भी सेंध नहीं लगा सकता। बिल्कुल, मैं फाइनल कमेंट की ओर बढ़ूंगी, लेकिन उससे पहले आशीष जी आपसे छोटा सा जवाब चाहेंगे। आपने जो गलतियां की वो की, लेकिन एक बात ये राजेश बिष्ट जी भी एक्सेप्ट करते हैं कि जब आप सत्ता में आएंगे तो जो आरोप अभी लगा रहे उस समय आप लोग किसी चीज को ना नहीं कह सकते। अगर कोई हेलीपैड बनना है तो उसको आप डिनाई नहीं कर सकते, आप भी बनाएंगे। जो जैसा भारतीय जनता पार्टी कर रही है वो आप भी करेंगे। देखिए, डेवलपमेंट होना चाहिए और डेवलपमेंट के लिए ही सरकारें बनती है, लेकिन थोड़ा सा उस पर अगर विचार विमर्श किया जाए, उसमें विशेषज्ञों की राय भी ली जाए, तो मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत गलत है। अगर आपको कोई भी काम करना है, विकास कार्य तो कभी रुकने ही नहीं चाहिए और हर दिन एक नया दिन होता है, हर दिन एक नई सुबह होती है, तो विकास तो होना चाहिए, लेकिन विशेषज्ञों की राय जरूरी है। देखिए, कुछ टाइम पहले ऑल वेदर रोड के नाम पे बड़ा हल्ला हुआ, ऑल वेदर बन गई। ऑल वेदर का मतलब क्या हुआ? अगर आप उसे हिंदी में समझने की कोशिश करें तो मतलब 12 महीने की हर मौसम की रोड है, लेकिन वो ऐसी रोड है जो गर्मियों सर्दियों बरसात में टूट जाती है, वहाँ रोज टूट रही है। अगर आज तो चलो सड़क की बात है, एक रात गाड़ी जा रही है, दुर्घटना छोटी मोटी हो रही है, कल को जब ट्रेन गुजरेगी वो पूरा पहाड़ हिल जाएगा। तो आपने किस तरह की बनाई है, कहीं उसके बीच में इलेक्ट्रल बॉन्ड तो नहीं आया? कई बातें देखनी पड़ेंगी। देखिए, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो किसी की जिंदगी से संबंधित होती है, उस चीज पे पूरी ईमानदारी से
और निष्ठा के साथ काम होना चाहिए। क्योंकि ये कहीं और आपने चलो आपने ये बजारे पेंटिंग करी, उन पेंटिंग के नाम पे आपने पैसा खा लिया, मान लो कोई बात नहीं, हमने कच्चा पेंट लगा दिया, कोई दिक्कत, किसी जान नहीं जा रही है। पर अगर ट्रेन के टाइम पे ऐसा आप कर दें या हवाई जहाज चल रहे हैं वहां कुछ गड़बड़ कर दें तो ये गलत होगा। तो हमें ईमानदारी देखिए, आप किस बहुत बड़ी पार्टी है, हो सकता है बहुत पैसों की आवश्यकता पड़ती हो, आप वहां पे जहाँ पे ठीक है आप पेंट में कर देते गड़बड़ चल जाएगा, पर इन चीजों में तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण अगर आप लोग गड़बड़ कर रहे हैं, और कर रहे हैं आप लोग, दिख रहा है एयरपोर्ट टूट रहे हैं, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ, सब दिख रहा है। ठीक है, मैं फाइनल कमेंट की ओर बढ़ूंगी। प्रेम पंचोली जी, शॉर्ट में आपसे फाइनल कमेंट चाहूंगी, क्या सुझाव देंगे राजनीतिक दलों को? तो संपर्क टूट गया है। घिल्डियाल जी, शॉर्ट में फाइनल कमेंट। देखिए, फाइनल कमेंट यही है कि केदारनाथ में अगर हम उपचुनाव आता है तो हमें केदारनाथ पे ही फोकस्ड होके बात करनी चाहिए, और केदारनाथ की जो प्रॉब्लम्स हैं उन पे ही चुनाव लड़ा जाना चाहिए, ना कि आप इधर उधर की पूरी दुनिया भर की बातें वहां पे सुनाने लग जाओ और सिर्फ वो शगुफे छोड़ो, योजनाओं के शगुफे छोड़ो, तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल। आशीष नौटियाल जी, फाइनल कमेंट। देखिए, केदारनाथ चुनाव है और जनता ने भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति सबको देख लिया, और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी पूरे कैबिनेट को लेकर वहां बैठ रही है, उससे सीधे सीधे दिखता है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर डर है कि यह काम किया नहीं, अब होगा क्या, क्योंकि केदारनाथ का मैसेज पूरे इंडिया में जाने वाला है। तो निश्चित ये लोग साम दाम दंड भेद जो भी हो सकता है ये करेंगे, लेकिन जनता हमारे साथ है, मुझे पूरा विश्वास है। जनता इनकी जो कुनीतियां हैं उन पर वोट ना डाल के कांग्रेस की सुशासन पर वोट डालेगी, कांग्रेस को वोट देगी, और निश्चित कांग्रेस की जीतने का मतलब जनता की जीत होगी। ठीक है, राजेश बिस जी, शॉर्ट में फाइनल कमेंट। देखिए दिव्य दर्शनी जी, भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जो कहती है वो करके दिखाती है। हम लोग इंदिरा गांधी जी की तरह हार के डर से इमरजेंसी नहीं लगाएंगे। हार हो या जीत हो, भारतीय जनता पार्टी बड़ी ईमानदारी से उसे स्वीकार करेगी, और हमने प्रदेश की जनता के 1.25 करोड़ लोगों को एक साथ जोड़कर प्रदेश में होने वाली हर एक गतिविधि को, जनता के हित की बातों को जनता के बीच में रखा है। केदारनाथ की जो जनता है वो अच्छे से भारतीय जनता पार्टी की प्रवृत्ति को जानती है, और अन्य जो दल हैं जिनको बसपा के समान भी और निर्दलीय के समान भी लोग चुनना नहीं चाहते, वो अपनी व्यवस्था को देखें, और ऐसा ना हो कि कांग्रेस के बी पार्टी बनकर वो चुनाव में इन्हीं का प्रचार कर रहे हो, तो इसका कोई नई चीज नहीं होगी हमारे लिए। तो हालांकि प्रदेश की जनता सारे कामों को, सारे मुद्दों को, सारी व्यवस्था को और सब चीजों को समझती है। अगर हमने प्रदेश में काम किया होगा तो निश्चित रूप से केदारनाथ की जनता हमें फिर से एक मौका देगी, और दिवंगत शैला रानी रावत जी के जो सपने हैं, जो आगामी कुछ वर्षों में जो रह गए होंगे, जो उन्होंने सोचे होंगे, उन सपनों को साकार करने का काम भारतीय जनता पार्टी अवश्य करेगी। बिल्कुल। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज हमने चर्चा की केदारनाथ वो सीट है जो राजनीतिक लिहाज से काफी महत्वपूर्ण हो चुकी है, क्योंकि यहाँ पर उपचुनाव होना है। हालांकि रुकू का ऐलान अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन राजनीति दोनों ही तरफ से की जा रही है, पक्ष और विपक्ष। यहाँ पर मुख्यमंत्री ने कई घोषणाएं की है, 25 घोषणाएं केदारनाथ के लिए की है, जिसे कांग्रेस राजनीतिक घोषणा बता रही है, चुनावी घोषणा बता रही है। तो वहीं बीजेपी ने भी पलटवार किया है। अब देखना ही होगा इन सब चीजों का लाभ किस पार्टी को कितना केदारनाथ में होता है, और वहां की जनता क्या लोकल मुद्दे चुनती है, क्या जनहित मुद्दे चुनती है, या फिर जिस तरीके से अभी तक होता आया है उसी मुद्दे पर या उसी लिहाज से चुनाव लड़ा जाएगा। बहरहाल क्वेश्चन आवर में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए HNN 24/7, जुनून सच दिखाने का।